तो इस आर्टिकल में बात की गई है ए रियल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो कैसे अच्छे से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो सकती है, तो इसके रिगार्डिंग आरबीआई के द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो यहाँ पर नाम है इस रिपोर्ट का, रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू एक्सटेंट ऑनरशिप गाइडलाइंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो साइड में इसका लिंक है रिपोर्ट का, तो आप इसको अच्छे से अगर पढ़ना है डिटेल में तो इसको पढ़ सकते हैं। तो ये रिलीज़ की गई है 20 नवंबर को। तो यहाँ पर इसने जोर दिया है कि जो कैपिटल बेस्ड लाइसेंसिंग है ना प्राइवेट बैंक्स की, इसको यहाँ पर बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि एक राइट डिसीजन है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। सही मायने में हम कह सकते हैं कि सही मायने में सच में जो है यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है वो होने वाली है। तो यहाँ पर आरबीआई का जो यहाँ पर रोल है ना उसने अच्छे से अदा कर दिया है। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं, बोथ थ्योरी एंड एविडेंस रिवील दैट कंपेयर टू रियल सेक्टर बिजनेस यूनिट्स बैंक्स आर मोर वनरेबल टू कॉन्टेजियस शॉक्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ विच इज मच मोर परवेसिव एंड परनिशियस। तो कहने का मतलब है जितनी भी हम थ्योरी देते हैं तो यहाँ पर जो भी एविडेंस निकल कर आते हैं ना, अगर दोनों को हम कंपेयर करें, जितने भी यहाँ पर रियल सेक्टर बिजनेस यूनिट्स हैं, चाहे कोई भी इंडस्ट्री काम कर रही है, कोई कॉर्पोरेट काम कर रहा है, तो इन सब में से जो बैंक्स हैं हमारी इकोनॉमी में, इन सब में से जो यहाँ पर जो बैंक्स निकल कर आते हैं ना, तो सबसे यहाँ पर जो खराब सिचुएशन जो होती है, जो शॉक्स जो सहेरते हैं, यही सहेरते हैं। ओके, तो इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी में जो है व्यापक रहता है, होता है, और बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट होता है इसका। तो बैंक्स ही ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरी इकोनॉमी चलती है, जिनकी वजह से यहाँ पर ये पैसे आगे प्रोवाइड करते हैं। ओके, आगे दूसरों को कैपिटल देते हैं, लोन देते हैं, फिर उसी लोन के पैसे से अलग अलग बिजनेस एम्पायर खड़े होते हैं, फैक्ट्रीज लगती हैं, होटल्स बनते हैं, रेस्टोरेंट्स खोलते हैं। तो यहाँ पर ये रीढ़ की हड्डी है भारत की इकोनॉमी की। तो अगर इनको कुछ भी होता है तो भारत की इकोनॉमी को बहुत खतरनाक इम्पैक्ट होता ही होता है। तो इसी के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 3 न्यू जनरेशन बैंक्स थे जो कि 1990s में एस्टैब्लिश हुए थे, जिनका नाम था टाइम्स बैंक, बैंक ऑफ पंजाब एंड सेंचुरियन बैंक। और कुछ ही समय बाद, बहुत जल्दी ही इनको यहाँ पर आरबीआई के द्वारा डी रजिस्टर कर दिया गया, क्योंकि ये जितना पैसा यहाँ पर इन्होंने लगाया था, जितना पैसा बांटा था लोन के रूप में, उतना वापस रिकवर नहीं कर पाए, और साथ ही साथ इनका कैपिटल बेस भी खत्म हो गया। सो कैपिटल बेस कहने का मतलब कि जो भी कोई बैंक खोलता है ना, उसके पास पहले कुछ रकम होती है जो उसने जुटाई होती है, उसको यहाँ पर इकट्ठा करके और जो भी गाइडलाइंस होती हैं आरबीआई के द्वारा, इनको फुलफिल करके एक बैंक ओपन होता है। तो यहाँ पर जब बैंक ओपन होता है तो उसको जो पैसे बांटने शुरू कर देता है, ठीक है, फिर लिक्विडिटी भी उसको अच्छे से चाहिए कि जो भी ग्राहक पैसे जमा करा कर जा रहा है, उसके बाद जो भी लोन के रूप में लेकर जा रहा है, तो उसमें एक बैलेंस बैठना चाहिए, तो उसके लिए एक अच्छा कैपिटल बेस चाहिए। तो यही इनके पास खत्म हो गया था, जिसकी वजह से बैंक्स लॉस में चले गए, और दोबारा से इन बैंकों को किसी ने सपोर्ट भी नहीं की बाहर से, ना किसी प्राइवेट अदारे ने, ना किसी सरकारी अदारे ने। तो बाद में आरबीआई ने इनको डी रजिस्टर कर दिया। तो यहाँ पर जो कैपिटल है ना बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आरबीआई की रिपोर्ट भी इसी के ऊपर है, जिसके ऊपर जोर दे रही है, बोल रही है कि कैपिटल बेस्ड लाइसेंसिंग है ना प्राइवेट बैंक्स की, वो अभी करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक है, तो वहाँ पर भी यही चीज़ हुई है, बाहर का फॉरेन बैंक है जिसने उसका सारा स्टेक खरीद लिया है। ओके, तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक ने ही एक प्राइवेट बैंक को खरीद लिया है। तो इससे एक तरह का एक कैपिटल तो आ गया ना लक्ष्मी विलास बैंक में, तो वो सर्वाइव करता रहेगा भारत में। ओके, उसकी 560 ब्रांचेस है, तो पूरी ब्रांचेस उसकी अच्छे से चलती रहेंगी, क्योंकि उसके पास अच्छा कैपिटल आ गया, बेशक उसका मालिक बदल गया। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि कैपिटल, स्पेशली जो इक्विटी कैपिटल है, बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करता है, जो भी यहाँ पर बैंकों को लॉस होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। और दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कैपिटल बेस्ड लाइसेंसिंग, जो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ओके, कैपिटल बेस्ड रेगुलेशन एंड सुपरविजन, यहाँ पर बेसल 3 नॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके ऊपर सेंट्रल बैंकों को यहाँ पर फोकस करके चलना होगा। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ना, यहाँ पर बेसल 3 नॉर्म्स को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। बेसल 3 नॉर्म्स बेसिकली है क्या, इसके बारे में बताता हूँ मैं। सबसे पहले जानते हैं इक्विटी कैपिटल क्या है। ये वो वाले फंड होते हैं जो इन्वेस्टर्स के द्वारा किसी बिजनेस में यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाते हैं, पेड किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कोर फंडिंग होती है ना बिजनेस की, तो इसी के थ्रू होती है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बैंकों में होता है, किसी भी बिजनेस में कोई भी व्यापार चल रहा है, चाहे रिलायंस चला रहा है, तो वहाँ पर भी इक्विटी कैपिटल होता है, जो इन्वेस्टर्स के द्वारा पैसा दिया जाता है इनको कि आप काम चलाओ। ओके, फिर इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर एक्सचेंज मिलता है, रिटर्न मिलता है, जो भी इन्होंने पैसा लगाया होता है उस हिसाब से, जितने भी टाइम लिमिट होती है उस हिसाब से इनको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। तो फिर ये और जो है इनकरेज होते हैं, और जो पैसा फिर आगे लगना शुरू हो जाता है मार्केट में।
तो यहाँ पर जो डेट फंडिंग होती है इसमें भी यहाँ पर जो है इक्विटी कैपिटल को यूज़ किया जाता है। तो एक तरह का फंड होता है जो इन्वेस्टर्स की ओर से इन्वेस्ट किया जाता है किसी भी बिजनेस अदारे में। तो बैंकों में भी ये चीज़ काम करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे येस बैंक दिवालिया हो गया, ये भी 2-3 महीने पहले की बात है जब लॉकडाउन लगा हुआ था, और दूसरी ओर येस बैंक दिवालिया हो गया। लोग अपना पैसा निकालने गए येस बैंक में, तो वहाँ से जैसी जितनी लिमिट मांगने गए कि हमारा 2 लाख रुपया दो, 3 लाख रुपया दो, उससे बहुत कम पैसे उनको दिए जा रहे हैं क्योंकि लिक्विडिटी खत्म हो गई, कैपिटल बेस खत्म हो गया। ओके, जितना पैसा बाहर चला गया लोन के रूप में उसका कोई इंटरेस्ट वापस नहीं आया, टाइमली नहीं आया, बहुत कम आया। ओके, सो मतलब जो जिस तरीके से बैंक ने मैनेज होना था वो मैनेज नहीं कर पाया खुद को। फिर बाद में और बैंकों ने, फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक, उसने सपोर्ट की उसको। ओके, तो अभी वो बैंक जो है अभी थोड़ी उसकी कंडीशन सही हुई है। तो बात करें यहाँ पर अगर बेसल 3 की, तो बेसल 3 की यहाँ पर जो है 3 नॉर्म्स हैं, 3 पिलर बात करें। पिलर 1 है कि यहाँ पर मिनिमम कैपिटल को, जो लिक्विडिटी को हमें बढ़ाना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाना है। ओके, बेसिकली बेसल 3 जो है ना, ये कैपिटल बेस के ऊपर ही बात कर रहा है कि लिक्विडिटी को कैसे बढ़ाएं। ओके, पैसे की सर्कुलेशन को कैसे बढ़ाएं बैंक में। ओके, बैंक के अदारे में जितना लिक्विडिटी ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा, उतना बैंक सर्वाइव करेगा लंबे समय के लिए। और पिलर 2 भी यही कर रहा है, ना सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, मतलब रिव्यू करो अच्छे से, जहां पर भी आपको लग रहा है कोई रिस्क निकल कर आ रहा है जिससे बैंक को नुकसान हो सकता है, उसको एलिमिनेट करो। ओके, तो अपनी मैनेजमेंट को अच्छे से और बढ़ाओ, कैपिटल प्लानिंग करके चलो कि अगर इतना पैसा मैंने बाहर दे दिया है, दूसरा पैसा इन्वेस्टर्स के थ्रू और तैयार रखो, एक होल्ड अपने पास तैयार रखो कि वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए कि हाँ इतना पैसा मेरे पास रिजर्व अभी पड़ा हुआ है। ओके, अगर बैंक का सारा पैसा नॉर्मली खत्म हो रहा है तो एक स्टॉक आपके पास अलग से होना चाहिए। ओके, तो वहाँ पर आपने ध्यान रख के चलना है। और लास्ट में यही है, यहाँ पर जो रिस्क डिस्क्लोजर और मार्केट डिसिप्लिन, उसको यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है। मार्केट के हिसाब से काम कर रही है, उस हिसाब से आप भी काम करो, आप आगे बढ़ो। तो ये बेसल 3 नॉर्म्स है, वर्ल्ड वाइड इसको अपनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। 2009 में इनको जो है इंटरनेशनली जो था इंट्रोड्यूस किया गया था। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं पीएसबीज की, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जहाँ पर भारत सरकार का स्टेक है। ओके, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अदारे हैं। तो यहाँ पर जब इनका नेशनलाइजेशन हुआ था तो तब ये 14-15 के बीच में इनकी गिनती थी। ओके, अब क्या हो रहा है, भारत सरकार यहाँ पर जो सिचुएशन है ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब है सरकारी बैंकों की खास तौर पर। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इनको कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भारत सरकार देती रही है, खुद से यहाँ पर जो इनकम टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है उसका पैसा यहाँ पर देती रही है कि इनकी कंडीशन स्टेबल रहे, ये कहीं दिवालिया ना हो जाए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जैसे आरबीआई बोल रहा है, आरबीआई की जो रिपोर्ट आई कि यहाँ पर कैपिटल बेस्ड लाइसेंसिंग की यहाँ पर इनको फोकस करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, ओके, प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी इनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। हालांकि अभी ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, यहाँ पर सरकार ही सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जब भी इनको जरूरत पड़ती है पैसों की, ओके, अगर ऐसा लगता है कि इनको दिवालिया होने की सिचुएशन है तो प्राइवेट बैंक भी इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हर बार भारत सरकार ही आगे आए इनको सपोर्ट करने के लिए। भारत सरकार बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है कि इनको बचा कर रखा जाए। भारत सरकार क्या कर रही है कि जैसे जितने जितने बैंक्स हैं, जो लगता है कि कोई छोटा बैंक है, सरकारी बैंक है, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, यूनाइटेड बैंक था, लग रहा था कि ये जो है वीक है, ठीक है, और कभी भी दिवालिया हो सकते थे, तो इनको समय रहते ही, ओके, समय रहते ही इनको क्या किया, इनको मर्ज कर दिया पंजाब नेशनल बैंक में। ओके, तो अभी ये पंजाब नेशनल बैंक के अदारे हो गए। तो पंजाब नेशनल बैंक एक बड़ा कैपिटल था उसका, ठीक है, अभी ये सभी मिक्स हो गए तो और बढ़ गया, 17 लाख करोड़ के आसपास का इसका कैपिटल हो गया पंजाब नेशनल बैंक का। जितना बड़ा कैपिटल हो जाएगा, जितना बड़ा एसेट्स हो जाएंगे उसके, उतना वो उसका जो सर्वाइवल लेंथ है ना वो बढ़ जाएगी। लेकिन इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि ये लंबे समय तक सर्वाइव कर जाएगा। आगे जाकर अगर दोबारा से जो लूप होल्स है ना, जो भी यहाँ पर पैसा बांटा जाता है, इन लूप होल्स को नहीं सही किया गया तो फिर वही सिचुएशन हो जाएगी जो आज है। तो भारत सरकार को क्या करना पड़ रहा है, सरकारी बैंकों को आपस में मर्ज करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे सरकारी बैंक हैं, आने वाले समय में प्राइवेट होंगे और गिने चुने ही जो है सरकारी बैंक रह जाएंगे। तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक का सहारा लेने की यहाँ पर बात बोलेगी। तो यहाँ पर 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिनकी यहाँ पर बात बोलेगी, इनको चाहे छोड़ दो, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये प्राइवेट बैंक हैं और इनकी जो फिजिकल सिचुएशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। ओके, तो यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम इनको नहीं है, इनका कैपिटल बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो बेसल 3 के नॉर्म्स के हिसाब से बात होती है, तो उसको भी ये फॉलो करके चलते हैं। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर न्यू जनरेशन बैंक है ना, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना जो कैपिटल चैलेंज है उसको यहाँ पर जो है सही कर सके। मतलब उनके पास कैपिटल बहुत कम है, तो उनकी सिचुएशन भी वैसे ही सरकारी बैंकों जैसी सिचुएशन है, जिनका जो है यहाँ पर फिजिकल रूटीन है वो ख़राब हो रहा है, पैसा कम होता जा रहा है, बाहर मार्केट में ज़्यादा बांट रही है, वापस इंटरेस्ट कोई आ नहीं रहा।
तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है ना आरबीआई की, वो भी यही स्ट्रेस कर रही है कि यहाँ पर बड़े प्राइवेट बैंक्स जो हैं, ओके, यहाँ पर जिनका कम से कम जो इनिशियल जो पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल 1000 करोड़ रुपया हो, उनको यहाँ पर जो है रिकमेंड किया गया है कि वो एंट्री करें, ओके, तो यहाँ पर इनको सपोर्ट करें। तो यहाँ पर दीज बैंक्स आर लाइकली टू बी टेक इंटेंसिव एंड स्टाफ्ड विद अ स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपीरियंस पर्सनल एंड स्टार्टिंग कॉस्ट ऑफ विच वुड बी अनडाउटली हाई। तो यहाँ पर अच्छे जो कामें हैं, ओके, अच्छा टेक्निकल और टेक इंटेंसिव जो सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जाए इन बैंकों के द्वारा, ओके, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ यहाँ पर काम करे, ता जो कि यहाँ पर बेशक जो स्टार्टिंग कॉस्ट हाई आएगी, लेकिन अच्छा एक मेंटर, अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो है वो आने वाले समय में प्रोवाइड हो सकता है बैंकिंग सेक्टर को। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 2013 की अगर बात करें तो लास्ट टाइम जब गाइडलाइंस जारी की गई थी आरबीआई के द्वारा तो 2013 में जारी हुई थी, तो दूसरी अभी जो हुई है वो 2020 में हुई है। तो यहाँ पर जब 2013 की भी बात करें तो उस समय जो इनिशियल कैपिटलाइजेशन होता था, वो भी उससे क्या होता था, इम्पैक्ट क्या पड़ता था कि जो महंगाई थी ना वो न्यूट्रलाइज होनी शुरू हो जाती थी। कहने का मतलब अगर कोई कैपिटलाइजेशन करता था, किसी बैंक में पैसे देता था, ऐसा लिक्विडिटी, ऐसा सर्कुलेशन शुरू होता था, चाहे सरकार जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में यहाँ पर पैसे देती थी, मोस्टली यही होता था, सरकार ही यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में पैसे देती थी, उससे यहाँ पर महंगाई जो थी वो भी न्यूट्रलाइज होनी शुरू हो जाती थी इस सिचुएशन से। तो उस समय क्या होता था, जो जीडीपी डिफ्लेटर था वो भी बड़ा 22% के हिसाब से। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इसके लिए आपको समझना होगा कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो रियल जीडीपी होता है जब भी हम जीडीपी को मेजर करते हैं एट कांस्टेंट प्राइसेस, और नॉमिनल जीडीपी होता है जब भी हम जीडीपी को मेजर करते हैं एट करंट प्राइसेस। कहने का मतलब रियल जीडीपी का मतलब अगर सपोज करो 2011-12 की बात करो, ओके, तो इसको हम मेजर करते हैं रियल जीडीपी को कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से। और दूसरी बात करो आप 2020-21 की, अगर 2011-12 की बात करूं तो सपोज करो कोई भी कॉमोडिटी का प्राइस था 1000 रुपए, ओके, तो यहाँ पर 2000 अगर 20-21 की बात करूं तो आज भी उसका प्राइस जो है 1000 रुपए ही है, ओके, तो उसको तब भी 10 साल पहले भी 1000 मान के चल रहे थे और आज भी 1000 ही उसका निकलता है प्राइस, ओके। तो ऐसी कॉमोडिटीज जो भी हैं यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट है, ओके, यहाँ पर कांस्टेंट प्राइसेस हैं, प्राइसेस में राइज ही नहीं आया ना फॉल आया। तो इस तहत के जो भी यहाँ पर जीडीपी आप मेजर करते हैं ऐसी कॉमोडिटीज की, उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी है, ओके। नॉमिनल जीडीपी उसके उलट है, ये करंट प्राइसेस के हिसाब से होती है कि 10 साल पहले क्या प्राइस था किसी कमोडिटी का और 10 साल बाद अब कितना है। वो डिपेंड करता है करंट मार्केट सिचुएशन के ऊपर। 10 साल पहले की जो करंट मार्केट सिचुएशन थी उस हिसाब से पेट्रोल का प्राइस कुछ और था, ठीक है। आज की जो सिचुएशन है, ओके, आज का करंट प्राइस आप पेट्रोल का देखो कहाँ पर है, तो यहाँ पर करंट मार्केट के हिसाब से प्राइस में राइज आ गया। तो इसको जब इस तरीके से हम जीडीपी मेजर करते हैं हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, ओके। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला क्या है? सो जीडीपी डिफ्लेटर होता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो ये इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, बाकायदा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इससे आगे बात करने की, जो पब्लिक सेक्टर बैंक का यहाँ पर रिकैपिटलाइजेशन किया गया, इससे भी यहाँ पर जो बजट था उसको यहाँ पर वो छोटा होना शुरू हो गया, क्योंकि भारत सरकार का बजट वैसे लिमिटेड होता है, 3 से 4 लाख करोड़ तो यहाँ पर डिफेंस की ओर चला जाता है और बाकी के जो पैसा बचता है उसको यहाँ पर भारत की इकोनॉमी को चलाना होता है, तो उस पैसे को यूज़ करके। तो यहाँ पर अगर 2 से 2.5 लाख करोड़ हम बैंकों को ही दे देंगे, ठीक है, उनको यहाँ पर बजटरी सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पर बजट में तो फिर रुकावटें आएंगी, कॉन्स्टेंट्स आएंगे, वो छोटा हो जाएगा। लेकिन हालांकि इस प्रैक्टिस को ग्लोबली डिसफेवर किया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए सरकारों को, इनको जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ओके, इनको यहाँ पर आप पॉलिसी ही ऐसे बनाओ, स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओ कि ये खुद सर्वाइव करें। तो आगे बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में जैसे रोक लगा कर रखी हुई थी, डिसअलाउंस रखा हुआ था कि जो भी बाहर का जो शेयर्स है प्रमोटर्स का, ठीक है, आप जो है इसमें बैंकों में आप नहीं डाल सकते हैं, आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से बहुत ही लिमिटेड जनरल प्लेयर्स रह गए थे जो कि यहाँ पर कैपिटलाइज कर सकते थे बैंकों को, ओके। तो बाहर की कोई यहाँ पर, जैसे अभी जो बाहर का डीबीएस बैंक है सिंगापुर का, तो उसने यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, उसको खरीद लिया। तो ऐसे कुछ भी मतलब सिचुएशन जो थी ना पहले नहीं थी, तो इसीलिए यहाँ पर ये अभी की रिपोर्ट नवंबर 20 को यहाँ पर जारी की गई। उससे पहले यही सोच रहे थे लोग कि 2013 वाला ही शायद हाल होगा, क्योंकि 2013 की अब तक रिपोर्ट चल रही थी, गाइडलाइंस वही चल रही थी ऑनरशिप के रिगार्डिंग, कैपिटलाइजेशन के रिगार्डिंग। तो यही सोच रहे थे लोग कि अब आरबीआई को थोड़ा सा सुधरना होगा, मतलब कि अब सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना होगा कि अब सिचुएशन ऐसी नहीं है कि भारत की इकोनॉमी की वैसे हालत बहुत ख़राब है पैंडेमिक की वजह से, अगर बाहर से कोई इन्वेस्ट कर रहा है
ठीक है, अगर किसी बैंक को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है या खरीद रहा है, ठीक है, तो भारत में तो वो बैंक चलता रहेगा ना, तो भारत में तो उसको बैंक को इक्विटी सपोर्ट वो मिल जाएगी, वो सर्वाइव करता रहेगा आगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर अभी यही गाइडलाइंस को सही किया गया है, यहाँ पर अलाउ किया गया है कि बाहर से भी आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, प्राइवेट बैंक जो है यहाँ पर जो प्राइवेट बैंक को उनको सपोर्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है इसको यहाँ पर डाइल्यूट किया गया है, साथ ही साथ जो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया है। ओके, तो यहाँ पर प्रमोटर कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, जहाँ पर कंपनी के अंदर जो यहाँ पर जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, ठीक है, वो एक तरह का प्रमोटर है, उसके अंतर्गत जो है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो इसी तरह के और भी बहुत सारी कंपनीज, यहाँ पर एग्जांपल लेगी सिटी ग्रुप की, जहाँ पर जिसका स्टेक 80% है, ओके, इन टेक पैसिफिक इंडिया लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पर नॉन प्रमोटर्स हैं जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, रिटेल इन्वेस्टर हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, यूटीआई बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो ये सभी नॉन प्रमोटर्स हैं। तो इनके पास भी पैसा होता है, तो इनके पैसे को भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर आने वाले समय में बैंकिंग की सिचुएशन को सही करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रपोज लाइसेंसिंग नॉर्म्स अलो लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस, तो नए यहाँ पर अभी प्रपोज है कि नए लाइसेंसिंग नॉर्म्स लाए जाएंगे, जिसकी वजह से जो बड़े कॉर्पोरेट है उनको यहाँ पर और जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस है उनको अलाउ किया जाएगा कि वो भी इस मार्केट में आए, वो भी यहाँ पर जो है कैपिटल जो लैंडिंग है, ओके, इसके ऊपर जो है काम करें। इसके अलावा जो बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, अगर बात करें जो बड़े एप्लीकेंट्स थे उनको यहाँ पर लाइसेंस अलॉट नहीं किए गए थे, जो पहला लास्ट राउंड था, जो लास्ट रिपोर्ट जो आई थी उसके हिसाब से, तो लास्ट रिपोर्ट 2013 में आई थी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी और ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जो नए अदारे हैं यहाँ पर दोबारा से अपनी एप्लीकेशन दाएंगे, तो क्योंकि हमें भी यहाँ पर जो है परमिशन दी जाए कि हम भी इस मार्केट में आगे आए बड़े, ओके, यहाँ पर जो बेसल 3 के नॉर्म्स के तहत जैसे भी वो काम कर सकते हैं, इक्विटी कैपिटल, ओके, जिसको ये प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी आगे आए। तो यहाँ पर आरबीआई को ध्यान से चलना होगा आने वाले समय में, अच्छे से यहाँ पर गवर्न करके चलना होगा, रेगुलेट करके चलना होगा अपने यहाँ पर इस बॉडी को, इस जो कैपिटल का अदारा है, ओके, जो कैपिटल लैंडिंग का अदारा है इसको, वो साथ ही साथ जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, इनको भी यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर टैकल करके चलना है। और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर जो नए जनरेशन प्राइवेट बैंक्स का, उनका ऑब्जेक्टिव यही है, यहाँ पर जो है कॉम्पिटेटिव जो है ना वो उसको आगे बढ़ाया जाए, मतलब कि कंपटीशन लाया जाए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको यहाँ पर एनहांस किया जाए। ओके, सो प्राइवेट बैंक्स जो है यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, सरकार ने बहुत मदद कर दी है, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आएगा भी ना, वो भी बहुत सोच कर आएगा, वो भी यही देख कर आएगा कि ये पहले अपनी पॉलिसी सही करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऐसा नहीं तो मतलब पहली पॉलिसी के हिसाब से चले जा रहे हैं, पैसा आएगा इनके पास फिर लुटा देंगे ऐसे ही, ठीक है, कोई ध्यान नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से फिर लॉस में चले जाएंगे, तो फिर वही सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ पर भी फूक के कदम रखने वाली बात है, तो प्राइवेट बैंक्स भी ऐसे ही यहाँ पर पैसा नहीं लगा देंगे। अगर येस बैंक के ऊपर कोटक महिंद्रा पैसे लगा रहा है तो वो सोच समझ कर लगा रहा है कि आगे आने वाले समय में येस बैंक जो है सही तरीके से काम करेगा, जो भी प्रॉब्लम थी उसको सही कर लेगा। तो यहाँ पर और भी बड़े पैमाने पर जो है इसको यहाँ इस ऑब्जेक्टिव को जो है यहाँ पर अकम्प्लिश किया जा सकता है। और यहाँ पर जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं शुड हैव ए टॉनिक इफेक्ट ऑन द एंटायर बैंकिंग सेक्टर, हो सकता है एक तरह की टॉनिक के तौर पर ये मदद कर सकते हैं पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर को आपस में। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर आरबीआई को भी अच्छे से रेगुलेशन और सुपरविजन प्रोवाइड करनी होगी साथ साथ में, ऐसा नहीं कि प्राइवेट बैंक के ऊपर ही आप छोड़ दोगे। तो एक तरह से जिस तरह से भी आरबीआई गाइडलाइन देगा, डायरेक्शन देगा, उस हिसाब से ही प्राइवेट बैंक भी काम करेंगे। तो यहाँ पर जो आने वाले समय में जितने भी यहाँ पर अलग अलग बिजनेस आर्म्स हैं कॉर्पोरेट्स की, उनको यहाँ पर बैंकिंग टर्फ के साथ जोड़ना है और आगे बढ़ना है। और आखिर में यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर प्राइवेट बैंक होंगे, ओके, जितने ये अपने शेयर होल्डर बनाएंगे उतने यहाँ पर जो डिपॉजिटर डिसिप्लिन है, ठीक है, वो भी यहाँ पर उतने इम्पेरेटिव होंगे। तो जो यहाँ पर पैसा जमा करवाते हैं लोग बैंकिंग प्रणाली में, और दूसरा यहाँ पर जो प्राइवेट बैंक जो शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं उससे भी लिक्विडिटी आ रही है, जो पैसा जमा हो रहा है उससे भी लिक्विडिटी आ रही है। दोनों जब मिलकर काम करेंगे और जो बढ़िया तरीके से यहाँ पर काम चलेगा। जो जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो फॉर्मर सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल का सिनेरियो, जो भी यहाँ पर जो बात की गई है, जो आरबीआई की रेगुलेशन प्रक्रिया है, ओके, जो इसके काम करने का तरीका है उसको सराहा गया है
कि यहाँ पर सही मायने में आपने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे हो सकती है आने वाले समय में। ये बहुत ही ज़रूरी था कि प्राइवेट बैंकिंग को खास तौर पर कैसे पब्लिक के साथ, जो पब्लिक बैंकिंग है उसके साथ जोड़ा जाए। तो यहाँ पर पूरा आर्टिकल निचोड़ यही निकलता है कि आने वाले समय में सरकार, आरबीआई जो इसको अलाउ करके चलेगी कि प्राइवेट बैंकिंग जो है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में यहाँ पर हस्तक्षेप करे, आगे आए, बढ़े, तो जो कि जो बैंकिंग प्रणाली है भारत की उसको सही किया जाए। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ आए हैं। ओके, तो कृपया मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आर्टिकल आपको कैसे लगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ओके, मुझे आप बताइए। कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन आर्टिकल्स को। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर लेक्चर सुनने के लिए।